दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत। आइए एक बार फिर से लेकर आया हूं सीडीपी का एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं, जिसे देने का काम किया था सिगमंड फ्राइड ने। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जो दिया था उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। अब आइए सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझे। पहला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है? तो व्यक्तित्व जो होता है वह ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास को समाहित करके रखता है। चाहे आपका शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, भाषाई हो, चारित्रिक हो या संवेगात्मक या संज्ञानात्मक हो, सारे विकास की अवस्थाओं का अच्छे ढंग से चलना या विकास होना ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के द्वारा ही किसी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर आप चाहते हैं कि मापन करें तो उसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट से जानेंगे। अब आती है मनोविश्लेषणात्मक, मन प्लस विश्लेषण। मन का, आपके जो मन होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और जो अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? मनोविश्लेषणात्मक। और सिद्धांत तो जानते ही, थ्योरी जो कि उस पर आधारित होते हैं, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक देते हैं। तो आइए हम लोग जाने। देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत को समझाने के लिए सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताए, 3 लेवल बताए। कौन कौन बताए? पहला चेतन, जिस चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन मन। ये क्या होता है? तो देखिएगा, चेतन मन जो होता है वह वर्तमान से संबंधित होता है और यह पूरे होशो हवास में होता है। क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कौन सी चीज को सीख रहा है, वो सारा वह पूरी तरह जागृत होता है। नहीं, कुछ भी करता है तो वह उसके बारे में पूरी तरह से अवगत होता है यहां पे। और ये जो होते हैं पूरे हमारे मन के कितने परसेंट होते हैं? 1% होते हैं। अर्ध चेतन मन ऐसा मन होता है जिसमें याद होते हुए भी आपको याद नहीं आता है। नहीं, कभी कभी आप एग्जाम में जाते हैं, अभी तो लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो अभी तो पूछेंगे तो सारा चीज अभी बता देंगे, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो कुछ बातें ऐसे होती है जो आपको आता ही नहीं है बाहर। आप जानते हैं अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने वहां पे देखा था, लेकिन आपके दिमाग में वो उसका कंसेप्ट ही नहीं आते हैं। लेकिन जब दिमाग पे थोड़ा सा जोर देते हैं तो वह बातें निकलकर बाहर आ जाती है। नहीं, तो ये होता है अर्धचेतन। वैसे अर्धचेतन जो होता है, चेतन और अचेतन दोनों के बीच की अवस्थाएं होती है, जो कि लगभग पूरे मन का कितने परसेंट होते हैं? 9% भाग होता है। अचेतन मन जो मन में होता ही नहीं है। नहीं, यानी आपको याद करने की जरूरत, आप याद कितना भी कर ले, कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन वो चीजें फिर से याद नहीं आती है। तो कौन सी होती है? अचेतन मन। ये पूरा, ये होशो हवास में नहीं होता है, पूरी तरह से सोया हुआ होता है। इसमें जो होता है यह दुखी रहता है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। दमित इच्छा समझते, जैसे मान लीजिए कि आपका शौक था कि आज चलेंगे एक फैशन नगरी में और वहां पे जाके बढ़िया बढ़िया चीज को खरीदेंगे और घूमेंगे वहां पे। नहीं, लेकिन आपकी उन इच्छाओं को आपके माता पिताओं ने, आपके समाज ने, यहाँ की रूढ़िबद्धता ने क्या कर दिया कि तुम लड़की हो, तुम नहीं जा सकते हो अकेले, तुम्हारे जाने के लिए किसी आदमी की जरूरत होगी, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर अगर जाते भी है तो आजकल दिन दुनिया ठीक भी नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको दिमाग में भरकर और आपको क्या कर दिया गया? आपकी जो इच्छाएं थी, जो इच्छाएं आपको एक आईएएस अफसर बना सकता था, उसको लोगों ने क्या कर दिया? दबा दिया। आपको कहेगा दिल्ली नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो। नहीं, तो ये जो इच्छाएं आपकी दब गई, अब बताइए
अब जो इच्छाएं दब जाएगी, वो सारी इच्छाओं का भंडार हो जाएगा चेतन मन में। और ये कब याद आएगा? क्योंकि ये तो आपके मन में होता नहीं है, ये तो पूरी तरह खत्म होती है। तो ये कब याद आता है? जब आप उस चीज को फिर से देखते हैं, आपकी सारी कहानी याद आने लगती है। नहीं तो यह दुखी होता है, लेकिन यह जो बीच वाला अवस्था है, यह बीच का रास्ता अपनाता है। ना तो ये ज्यादा दुखी रहता है, ना ज्यादा खुश नहीं रहता, क्योंकि ये क्या होता है, वो कुछ समय के बाद वो बातों को याद भी कर लेता है। ये लगभग कितना होता है? 90%। अगर यह चेतन मन हमारे अंदर नहीं होता तो सभी लोग क्या होते? पागल हो जाते या डिप्रेशन का शिकार होके मर जाते। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में सारी चीजें याद रहेगी तो आपके दिमाग को झकझोरेगी, सताएगी, और जिसके कारण पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए यह चेतन मन, यानी जो आप चीजें याद करते हैं उसको भूलना भी बहुत ही जरूरी होती है। अब मन के आधार पर, अब इसको पहले समझिए उसको। मान लीजिए कि ये अगर हमारा मन है, तो मन का, ये जो हमारा मन है, इसका 1% भाग यह जो है वह कैसा मन है? चेतन। और यह जो 9% मेरा भाग है वह कैसा हिस्सा होता है? अर्ध चेतन या अवचेतन या पूर्व चेतन, ये भाग है। और ये जो 90% भाग, सॉरी ये 9% होता है, 9%, 10 हो गया। और जो 90% होते हैं, यह कैसा भाग होता है? अचेतन मन, जो बातों को भुला देता है। अब सवाल उठा कि सिगमंड फ्रायड ने कहा, मन के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा। पहला ईद, ईगो, सुपर ईगो, यानी कह सकते हैं ईद, अहम और पराहम ना, पराहम या परा अहम कर देते हैं, परा अहम और ईदम। तो 3 भागों में व्यक्तित्व को मन के आधार पर, आपका मन तो बड़ी चंचल होता है, माइंड इज एक्टिव, वो तो सेकेंड भर टाइम मिलता है तो करोड़ों चीज सोचता है। जैसे आप सोचते होंगे, मान लीजिए कभी कभी आप किताब खोलते हैं और थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपके मन में बहुत सारी चीजें आना शुरू हो जाती है और आपके पढ़ाई को बाधित करती है। इसलिए हम लोग को तेज पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी दिमाग को किताबों पर नजर दौड़ाना चाहिए। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो को शॉर्ट में सुन लीजिए। देखिए ईद क्या होता है, तो ये जो होती है, यह अपनी इच्छाओं को तुरंत संतुष्ट करना चाहता है, अभी का अभी। लेकिन जो ईगो होता है और सुपर ईगो, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होती है अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहती है। ईद अभी का, अभी की बात करता है, अभी पूरा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अभी आपके मन में इच्छा आया कि काला जामुन खाना है, तो अभी मन बेचैन होगा और चाहेगा कि अभी का अभी, चाहे कोई भी हालात हो। लेकिन सुपर ईगो जो होता है, परा अहम, यह बिल्कुल सत्यवादी होता है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसको कुछ किसी भी प्रकार की परवाह नहीं होता है कि सामने वाला पर क्या असर होगा। गलत है तो अगर कोई मार रहा है तो वो भी 2-4 झापट घींच देगा जाकर, और सही होगा तो उसको बचा लेगा। यानी ये जो होता है पूरी तरह युधिष्ठिर सत्यवादी होते हैं, राजा हरिश्चंद्र की भांति काम करता है। सही है तो सही है और गलत है तो गलत, ये पूरा कानूनी तौर पर चलता है। लेकिन ईगो जो होता है इस दोनों के बीच का काम करता है, रेफरी का काम करता है। नहीं, ये गलत है और सही है, दोनों के बीच के रास्ता को अपनाता है, ताकि दूसरे को भी कष्ट ना हो और उसे भी कष्ट ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए।
मान लीजिए कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको एक सुंदर सा सोने का आभूषण दिखा कहीं पे, तो आपका ईदम ईदम जो है तुरंत क्या कहा कि उसको चुरा के भाग जाओ अभी का अभी। लेकिन सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो कहेगा नहीं, ये दूसरे का संपत्ति है, दूसरे को धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, ये गलत है। लेकिन ईगो क्या कहेगा? अच्छा थोड़ा देर रुक जाओ, इधर उधर देख लो कहीं कोई है तो नहीं, और किसका है वह चारों तरफ देखेगा। जब पूरी तरह उसको लगेगा कि हाँ अब पूरी सुरक्षित है, तो वो लेकर भागेगा। लेकिन ये मौका देगा, लेकिन ये सीधा कहेगा नहीं, नहीं छूना है तो नहीं छूना है, और ये कहेगा तुरंत भागो, और ये कहेगा थोड़ा सा इंतजार करो। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसको। और सिगमंड फ्राइड ने मन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था ईगो, दूसरा था पहला ईड था, दूसरा ईगो, और तीसरा सुपर ईगो। तो आइए हम लोग तीनों के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ईड के बारे में, आई डी, ईड कहिए या इसी को ईदम कहते हैं। यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत होता है। मूल प्रवृत्ति जो आपके अंदर है, नहीं, वह ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी वह आपको प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए। इसका संबंध व्यक्ति की आवश्यकताओं, कामेच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक तुष्टि से होता है। यानी जो उसकी इच्छाएं हैं, उस इच्छा को तुरंत पाना चाहता है, अभी तो अभी। यह सुखेप्सा सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। प्लेजर प्रिंसिपल माने क्या? उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है, समाज से मतलब नहीं होता है, उसे सुख चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। यानी प्लेजर प्रिंसिपल जो होता है ये पर कार्य करता है, जिसके अंतर्गत लोग सुख की तलाश करते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। सिगमंड फ्राइड के अंतर्गत मनुष्य को अधिकांश मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा कामुक होती है तथा शेष ऊर्जा आक्रामक होती है। ईड को समाज, नैतिक मूल्य और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होता है, वह से किसी भी प्रकार की परवाह नहीं होती। सामने वाले पर क्या हो रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, नहीं, समाज में क्या हो रहा है, नैतिकता क्या है, संस्कृति क्या है, इज्जत क्या है, सम्मान क्या है, वह कुछ भी परवाह नहीं करता। केवल वह अपनी सुख की तलाश, जो उसके अंदर की इच्छाएं हैं, उसको किसी भी हालत में वह पूरा करना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दूसरा जो अवस्था उन्होंने बताया, अहम, ईगो, इसका विकास ईड से होता है और यह व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता हेतु करता है। व्यक्तित्व की संरचना वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होती है। उदाहरण के लिए एक बालक का ईड जो चॉकलेट खाना चाहता है, नहीं, ईड क्या कर रहा है कि चॉकलेट खाना है तो खाना है, उसका अहम उसे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि चॉकलेट लेकर वह खा लेता है तो वह सजा का भागी हो सकता है। इसलिए ईड कहा कि नहीं, रखा हुआ है बोतल, निकालो और खाओ। अहम कहता है नहीं, ये ठीक बात नहीं है, थोड़ा सा दुकानदार से पूछ लोगे तो कम से कम सजा नहीं मिलेगा, चोर नहीं कहलाओगे। वास्तविक सिद्धांता पर कार्य करते हुए बालक जानता है कि अनुमति लेने के पश्चात ही चॉकलेट खाने की इच्छा को संतुष्ट करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अतः ईड की मांग अवास्तविक और सुखेप्सा सिद्धांत से संचालित होती है, जबकि अहम धैर्यवान, तर्क संगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। यानी ईगो जो होता है वह न तो ज्यादा आदर्शवादी होता है और न ज्यादा सुखवादी होता है, दोनों की
बीच की कड़ी होता है और ये वास्तविक स्थिति पर काम करता है। नहीं, कोई भी काम करना है पहले पूछ लिया जाए, कहीं भी जाना है थोड़ा सा राय ले लिया जाए। नहीं, और तीसरा उन्होंने दिया परा अहम, सुपर ईगो। परा अहम को समझने की विशेषता को बताने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि इसको मानसिक प्रकार्यों की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाए। परा अहम ईड तथा अहम को बताता है। किसी विशेष अवसर पर इच्छा और विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं। अब पराहम क्या है, ये नैतिक है या नहीं, सामाजिकता है या नहीं, पहले वह देख लेगा गलत है या सही। अगर नैतिकता है, सामाजिकता है, सही है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर गलत है और प्राण भी लेना पड़े तो प्राण ले लेगा उसका। यानी किसी विशेष अवसर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं, यह अहम बताता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में पैतृक प्राधिकार के आंतरिकीकरण द्वारा परा अहम ईड को नियंत्रित करने में सहायक होता है। उदाहरण, यदि कोई बालक चॉकलेट देखकर उसको खाना चाहता है तो वह अपनी मां से पूछता है, उसका पराहम संकेत देता है कि उसका यह व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। मां से पूछ लेंगे तब खाएंगे, तो ये क्या है, सुपर ईगो है। इस प्रकार के व्यवहार के माध्यम से चॉकलेट प्राप्त करने पर बालक में कोई भय, अपराध बोध या दुश्चिंतता नहीं होगी, क्योंकि वह पूछ के किया है, जो सही था वही किया है। इस प्रकार व्यक्ति के प्रकार्यों के रूप में फ्रायड का विचार था कि मनुष्य का अचेतन 3 प्रतिस्पर्धी शक्तियों या ऊर्जाओं से बना हुआ है। कुछ लोगों में ईड पराहम से अधिक प्रबल होता है तो कुछ दूसरे लोगों में पराहम ईड से अधिक प्रबल होता है। अच्छा बताओ, सबके अंदर तो तीनों है, इदम भी है, अहम भी है और पराहम भी है, लेकिन क्या सबके अंदर समान मात्रा में है? किसी के अंदर ईदम सबसे ज्यादा है तो किसी के अंदर परा अहम सबसे ज्यादा है। मान लो कि तुम्हारे अंदर ईदम जो है परा अहम से ज्यादा हो जाएगा, तब तो तुम सही गलत और सामाजिकता की बात नहीं करोगे। गलत किया है मार दो तो मार दो, फोड़ दो तो फोड़ दो, चाहे सही किया है मार दो तो फोड़ दो, न सही देखेगा न गलत देखेगा। वो क्या देखेगा, हमको आकर ऐसे बोला, मेरी पत्नी को जाके टच किया, अच्छा आज उसको हम छोड़ेंगे। अब देखा नहीं कि क्या बातें हैं, ना आगे देखा ना पीछे, एकदम मार देना है तो मार देना, मेरी पत्नी से फोन पर बतियाता आने दो। तो ये सारा, यानी वो जो होता है ईदम आपका, वह एकदम तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन, गलत सही बाद में। लेकिन जिसके अंदर पराहम ज्यादा होगा, सुपर ईगो, क्या कहेगा, कहेगा नहीं, अगर मेरी पत्नी को छुआ है तो पहले हम पता लगाएंगे कि मेरी पत्नी तो गलत नहीं है। अब सोचेगा अच्छा छोड़ो, हाईवे कर छू ही दिया तो क्या हो गया। तो इस तरीके से पहले सोचेगा समझेगा, उसके बाद वह आगे फैसला लेगा। नहीं तो अब ईदम जिसके पास ज्यादा हो ईदम जैसा करेगा, पराहम जिसको ज्यादा होगा पराहम जैसे करेगा। अब समझिएगा, ईदम अहम तथा पराहम की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्थिरता को निर्धारित करती है। फ्रायड के अंतर्गत ईड को 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तिक शक्तियों से ऊर्जा मिलती है, जिन्हें जीवन प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं। अच्छा, जब आपके पास क्या है, ईड अहम और पराहम है, तो कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई तो ऊर्जा देता होगा, ऐसी तो काम नहीं करेगा। एक मरा मुर्दा तो दौड़ने नहीं लगेगा। तो आपके जो 3 मन की अवस्था है, वह तीनों को कोई ना कोई ऊर्जा देता हो कि ऐसा करो, विवश करता होगा। तो उसको करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, जीवन प्रति, लाइफ इंस्टिंक्ट एवं मुमूर्षा या मृत्यु प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मृत्यु प्रवृत्ति के स्थान पर जीवन प्रवृत्ति अथवा काम को केंद्रित करते हुए अधिक महत्वपूर्ण बताया। लेकिन एक बात कीजिएगा, थोड़ा सा जान लीजिए लिबिडो के बारे में। लिबिडो क्या है, कहता है कि जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा देती है,
काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। ईद समझ रहे ना, जो तुरंत अभी, जैसे अभी सुतल था और किसी के एकदम सुंदर सा चीज देखा, सोना लटकल है, एकदम अभी मन करता, अभी सुतल था, नींद आ रहा था, एकदम उठा चुरा के भाग गया, तो ये ऊर्जा कहां से आया? तो जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा देता है, तो ईड हुआ ना, ये जो ईड है इसको ऊर्जा जो देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लिबिडो। लिबिडो समझ गए? जो तुम्हारे ईड को यानी कोई भी काम को तुरंत करवाने के प्रेरित कर रहा है, वो कौन ऊर्जा दे रहा है अंदर से? लिबिडो। लिबिडो सुखेप्सा सिद्धांत के आधार पर कार्यरत होता है, मतलब सुख मिला इसीलिए नहीं, तथा तात्कालिक संतुष्टि चाहता अभी का अभी। चूंकि फ्रायड ने मृत्यु प्रवृत्ति को द्वितीयक माना है, इसके स्थान पर जीवन प्रवृत्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा है, इसलिए काम शक्ति की प्रबलता अधिक है। फ्रायड के मतानुसार मानव के अधिकांश व्यवहार प्रदर्शन दुश्चिंता हेतु उपयुक्त समायोजन अथवा पलायन को प्रदर्शित करते हैं। अतएव दुश्चिंतता का अहम ईगो किस प्रकार से सामने आता है, यही व्यापक रूप से निर्धारण करता है लोगों के व्यवहार प्रदर्शन का क्या तरीका होगा। तो आइए अब थोड़ा सा जानिए एक बार फिर से तीनों अवस्थाओं को शॉर्ट में। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड जिसको हिंदी में इदम कहते हैं, आपने देखा कि अपने मन की तुरंत संतुष्टि चाहता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, नहीं, मन की तुरंत संतुष्टि पर काम करता है। इससे ना तो समाज से मतलब होता है, ना नैतिकता से मतलब होता है, ना सही गलत से मतलब होता है। नहीं, ये नहीं सोचता है कि मेरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, नहीं, यही होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर लिया जाए, मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की दोस्त है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद है, तो उसके अंदर की इच्छा है, क्या कहता है? दोनों कहता है कि भाग चलो, क्योंकि माँ बाप तो मानेगा नहीं, समाज मानेगा नहीं, इज्जत की बात हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं भाग जाऊं। यानी वह तुरंत इच्छा, बाद में कुछ से मतलब नहीं, अभी क्या चाहता है? अभी तो वह चाहता है कि अभी का अभी सुख मिले, जैसे लगता है कि लेके चला जाएगा तो दुनिया का सारा सुख मिल जाएगा, नहीं, तो वह क्या करेगा? 1 बजे रात में, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी जाएगा और दोनों भाग चलेगा। उसको ये भी डर नहीं हुआ कि सांप होगा, लोग देख लेंगे, कहीं क्या हो जाएगा। तो इदम जो होता है तुरंत संतुष्टि चाहता, अभी भाग जाना है तो भाग जाना है। सुखवादी सिद्धांत है, सुख चाहिए, बाद में क्या होगा कोई पता। यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। अचेतन यानी जिसको वर्तमान से लेना देना नहीं होता है और उसे हर चीजें याद भी नहीं होती है, प्रयास करने पर भी वो याद नहीं आता जब तक उसके सामने ना आ जाए। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इदम पाश्विक प्रवृत्ति से जुड़ा है, याद रखिएगा, जो इदम होता है पाश्विक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, एकदम आदमियत नहीं, मानवता नहीं। क्या होता है उसके अंदर? एक जानवरपन होता है, पशुता होता है। मान लीजिए कि अगर किसी को नोचने से सुख मिलता है तो जाके उसका हाथ से या तलवार से काट काट के नोच नोच के रख लेगा, नहीं। जैसे आप जानते हैं ईदी आमीन के बारे में। ईदी आमीन जो थे, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ईदी आमीन का लाइफ स्टोरी बताएगा। तो ईदी आमीन जो था एक बहुत बड़ा नहीं रेसलर था, वह तानाशाह राष्ट्रपति भी बना था, प्रेसिडेंट। तो ईदी आमीन क्या करता था, अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाती थी तो उसे उसी समय चाहता था, अगर नहीं मिलती थी तो उसे मार देता था। आदमी को तो वह नोच नोच कर खा जाता था और बचे हुए भाग को अपने फ्रीज में रख देता था फिर खाने के लिए। तो ये क्या था? पशुता होती है। इदम में जो होती है क्या होती है? पशुता। वो गलत सही नहीं देखता, अभी का अभी सुख मिलना चाहिए, संतुष्टि चाहता है, चाहे सामने वाले पर कुछ भी गुजरे मतलब। ईद ईगो यानी अहम द्वारा नियंत्रित होता है। ईद को कौन नियंत्रित करेगा? हम करेगा। अब कैसे करेगा? तो ईद से ही ईगो का जन्म हुआ। ईगो ये क्या होता है? वास्तविकता पर आधारित होती है, मतलब
ये आगे पीछे सही गलत नैतिकता सबको सोच के चलता है। ये पूरी तरह से नैतिकता को भी नहीं अपनाता है और पूरा पशुता को भी नहीं अपनाता, दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है, ताकि सांप भी मर जाए और डंडा भी न टूटे, यानी लाठी भी न टूटे। तो ईगो जो होता है वास्तविक पर आधारित होती है, वो जैसा देखेगा स्थिति वैसा काम नहीं, यानी जैसा परिस्थिति देखेगा वैसा ही वेश बनेगा, जैसा देश वैसा वेश बनेगा। अगर इसको किसी को चापलूसी करने से 2-4 रुपए मिल जाते हैं तो ये जबरदस्ती नहीं करेगा, चापलूसी करेगा और 2-4 रुपया लेकर। मान लीजिए दोस्तों के साथ जाता है तो ये क्या करता है, वो सबके साथ खाना खाएगा और वो कहेगा हम पैसा दे देते हैं, और सामने तो श्योर है कि सामने वाला कहे कि मैं दे देता हूं, तो कहेगा ठीक है आप ही दे दीजिए, नहीं हम ही दे देते, नहीं हम ही दे, तो इसी तरीके से वो अपना पैसा भी बचा लेगा। यानी ये वास्तविकता पर काम करेगा, जैसा देश वैसा वेश वाली बात होगी इसमें। ये सोच समझ के चलने वाले होते हैं। यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा होता है, यानी बीच के रास्ता, उचित अनुचित का ज्ञान इसके पास होता है, क्या सही है क्या गलत है, और यह मानवतावादी संबंधित है, मानवता का ख्याल रखता है। अगर किसी को यह भी सोचता है कि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं दुख न हो। लेकिन सुपर ईगो क्या है, यह तो बिल्कुल आदर्शवादी होता है, यह तो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र या युधिष्ठिर होता है। नहीं, चाहे दुनिया नष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन इनकी आदर्शवादी से ये हटते नहीं है। यह ईद और ईगो पर नियंत्रण करता है, यह पूरी तरह सामाजिकता प्लस नैतिकता पर आधारित होता है। यह ईद एवं ईगो पर नियंत्रित करता है और यह पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है। यह चेतन मन से जुड़ा होता है, यानी वर्तमान से, और इसमें प्रवृत्ति देवत्व होता है, एकदम ईश्वर जैसा। इसमें होता है पशुत्व, पाशविक होता है, और इसमें क्या होता है देवत्व। ये सबसे पहले मानवता या सामाजिकता को देखेगा कि वह भी मनुष्य है, उसे गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहेगा गलत होने दो, और ये दोनों के बीच का रास्ता अपनाएगा। कौन? आपका ईगो। अब इसमें समझिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आती है, मान लीजिए कि एक घनघोर जंगल है और सुनसान रास्ता है, और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गुजर रही है, और वहां से कोई लड़का गुजर रहा है। अब वो लड़का क्या करता है, लड़की को देखता है, आकर्षित होता है, और वह उस लड़की को गलत करना उसके साथ चाहता है। तो जैसे ही गलत करना चाहता है, उसके अंदर एक भावना जागृत होती है, और वो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, हो सकता है कहीं से कोई निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा और घनघोर जंगल में जाने दो, तब उठा लेंगे इसको। तो जो पहली वाली बात है कि नहीं अभी उठा लो, इसके साथ गलत किया जाए, तो ये ईद कह रहा है मेरा मन, लेकिन वो सोचा कि नहीं थोड़ा सा और सुनसान जगह होने दो, तब उठा लेंगे। तो यह कर रहा है हमारा ईगो, सोच रहा है। लेकिन एक मन उसका करा कि नहीं, यह भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसे सुरक्षित स्थान पर जाने देना चाहिए। तो यह जो होता है पूरा युधिष्ठिर जैसा बात करेगा, वह होता है आपका सुपर ईगो। तो जो मन कहता है कि किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन के जैसी है, तो वो कौन बताएगा? सुपर ईगो। यानी अचानक देखकर गलत करने की भावना ईद है, थोड़ा सा समय लेकर यानी सुनसान जगह ले जाने की बात ईगो करेगा, लेकिन उसके साथ किसी भी प्रकार का न्याय न हो, यह सुपर ईगो करेगा। तो ये था सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। एक और सीडीपी का वीडियो लेकर आता हूं बहुत जल्द। तब तक आप बने रहें, जहां भी रहे अच्छे से रहें। स्टे होम स्टे सेफ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कोविड-19 का प्रकोप से बचें, यह एक महामारी है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से लड़ने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी पर रहे, और
घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, अन्यथा घर में ही रहे। और आप लोगों से घृणा न करें, ऐसा न हो कि लोगों के सामने जाने से आप घृणा करने लगे। प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बना के रहिए और अपने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें। विशेष बातें अगले वीडियो में मिलेगी, तब तक आप बने रहे। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।